नमस्कार मित्रों, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब चैनल गुरु कृपा क्लासेस नदबई। मैं घनश्याम लवानिया आपको टॉपिक करा रहा था मैं ब्लड। ज़रा ध्यान दीजिएगा, कल हम बात कर रहे थे ब्लड के बारे में और ब्लड में हमारा हो गया था प्लाज्मा हो गया और उसके अंदर हमारा हो गया था आरबीसी। अब आज हम बात करते हैं आरबीसी जो है उसको हम आगे बढ़ाते हुए आरबीसी का जो हमारा केमिकल कंपोजिशन होता है, आरबीसी का जो हमारा रासायनिक संगठन होता है, आरबीसी का जो हमारा रासायनिक संगठन होता है उसके बारे में अपन बात करेंगे। इधर देखें, इधर आरबीसी के अंदर लगभग 64% मात्रा में क्या होता है, जल। आरबीसी के अंदर लगभग आरबीसी में लगभग 64%, आरबीसी के अंदर लगभग 64% किसकी मात्रा पाई जाती है, जल की मात्रा पाई जाती है। और इसी आरबीसी के अंदर मित्रों इसके अंदर 20% मात्रा में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा पाई जाती है। यानी हमारी आरबीसी के अंदर 64% मात्रा में तो जल पाया जाता है और 20% मात्रा के अंदर हमारा क्या पाया जाता है, इस हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है वो पाई जाती है। बाकी यदि मैं बात करूं इसके बारे में तो 7% मात्रा में लिपिड पाई जाती है, 7% मात्रा में लिपिड पाई जाती है, लिपिड। और बाकी के हमारे अदर्स यानी अन्य पदार्थ इसके अंदर हमारे पाए जाते हैं। तो ये हमारा आरबीसी का क्या हो गया, ये आरबीसी का हमारा रासायनिक संगठन हो गया। मैं आपको हीमोग्लोबिन के बारे में ऑलरेडी ही हमारा जो प्रीवियस वीडियो है आपने देखा होगा, उस प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने हीमोग्लोबिन के बारे में यहाँ पे बताया था आपको। और इधर हमारा लिपिड जो है, लिपिड भी हमारा प्रीवियस वीडियो में हम करा चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ हमारा जो आरबीसी का जो केमिकल कंपोजिशन है मित्रों, यहाँ पर 7% मात्रा में लिपिड की मात्रा पाई जाती है और बाकी के हमारे जो होते हैं ये हमारे अन्य पदार्थ हमारे इसके अंदर पाए जाते हैं। यहाँ हम आगे बढ़ेंगे। इधर आपने नाम सुना होगा, बात करता हूं मैं कि आरबीसी के बारे में। आरबीसी का मैंने आपको बता दिया कि हमारे जो है आरबीसी उभय अवतल भी होती है और मेढक के अंदर कैसी होती है, ये हमारी उभय अवतल होती है, बाई कॉन्वेक्स होती है। यहां आगे हम बात करेंगे, जब आपने सुना होगा मनुष्य के अंदर यदि कोई चोटग्रस्त भाग होता है, चोट लगा हुआ हिस्सा होता है, चोट लगी हुई जगह से ब्लड का बाहर निकलना क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। ब्लड का निकलना क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। चाहे हमारी बॉडी का कोई भी भाग है, यदि हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट यदि इंजर्ड हुआ है और इस इंजर्ड वाले पार्ट से यदि हमारा ब्लड का निकलना क्या हो गया मित्रों, स्टार्ट हो गया, तो वहां पर क्या होता है, कुछ देर बाद उस जगह पर हमारा क्लॉट बनना प्रारंभ हो जाता है। इस क्लॉट बनने की जो प्रोसेस होती है ये हमारी कहलाती है, क्या कहलाती है, यानी ये हमारा जो क्लॉट होता है, क्लॉटिंग प्रोसेस के नाम से ये हमारा रक्त जो है, ये ब्लड का जो थक्का है, ये क्लॉटिंग प्रोसेस के नाम से इसको जाना जाता है। ये होता है क्लॉटिंग प्रोसेस, क्लॉटिंग प्रोसेस के नाम से इसको मित्रों जाना जाता है। यदि मैं बात करूं, ये हमारी रक्तवाहिनी है, ये हमारी कौन सी वाहिनी है मित्रों, ये रक्तवाहिनी है, ये हमारी रक्तवाहिनी है। और इस रक्तवाहिनी के अंदर क्या हो रहा है बताइए, ब्लड का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। ये इस रक्तवाहिनी के अंदर ब्लड का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। जब इस रक्तवाहिनी के अंदर ये रक्त जो है, देखिए जब यहां से माना कि चोट लगी हुई जगह है ये, और इस चोट लगी हुई जगह से हमारा ब्लड का बाहर आना क्या हो गया, यहां से प्रारंभ हो गया। अब आपने ये देखा होगा कि हमारी इस रक्तवाहिनी के अंदर तो रक्त हमारा बह रहा है, ये जमता नहीं है, लेकिन जैसे ही हमारी चोट लगी और चोट लगी हुई जगह से यदि ब्लड बाहर आ रहा है, तो उस चोट लगी हुई जगह से जब ब्लड हमारा बाहर आना प्रारंभ होता है तो ये कुछ समय के बाद हमारा क्या हो जाता है, इसका क्लॉट बनना प्रारंभ हो जाता है, यानी इसका थक्का बनना क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है।
कुछ समय के बाद आपने देखा होगा जैसे ही हमारी चोट लगी हुई जगह से ब्लड आया बाहर आया बॉडी से, जैसे ही ब्लड हमारा बाहर आया बॉडी से बाहर आने पर ये ब्लड हमारा क्या हो जाता है, इसका क्लॉट बनना प्रारंभ हो जाता है, इसका थक्का बनना प्रारंभ हो जाता है। अब यहाँ आपको ये बात आपके ध्यान में आनी चाहिए कि वास्तव में ये प्रोसेस क्या है, यानी इस रक्त वाहिनी के अंदर तो रक्त बिल्कुल जमता ही नहीं है, फ्लो हो रहा है आसानी से इसके अंदर, लेकिन जैसे ही हमारा ये रक्त किसके अंदर से आया, इस रक्त वाहिनी के अंदर से जैसे ही हमारा बाहर आना प्रारंभ हुआ, या ये ब्लड हमारा बॉडी से जैसे ही हमारा बाहर आना प्रारंभ होता है, तो बाहर आने पर तुरंत हमारा ये क्या हो जाता है, तुरंत आने पर इस रक्त का थक्का बनना प्रारंभ हो जाता है। ऐसा क्या प्रोसेस होता है हमारी बॉडी के अंदर, जो ये लगातार जो हमारा रक्त वाहिनी के अंदर जो ब्लड हमारा ये फ्लो कर रहा है, बह रहा है, ये जमता क्यों नहीं है, ये लगातार क्यों बहता रहता है, अर्थात इसके अंदर ऐसा कौन सा रासायनिक पदार्थ मौजूद रहता है जो इस ब्लड को जमने से रोकने का काम कर रहा है, यानी इस रक्त वाहिनी के अंदर ऐसा कौन सा पदार्थ मिला हुआ है जो इस रक्त वाहिनी के अंदर इस रक्त को जमने से रोकने का काम कर रहा है। ये पदार्थ हमारा मित्रों होता है हेपेरिन। ये हमारा एक पदार्थ है हेपेरिन, और इस हेपेरिन को कौन बनाता है, कौन रिलीज करता है, ये हेपेरिन हमारा लीवर के द्वारा निकाला जाने वाला एक विशेष प्रकार का क्या होता है, पदार्थ होता है, जो हमारी इस रक्त वाहिनी के अंदर ब्लड को जमने से क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है, रोक रहा है। तो याद रखिएगा, रक्त वाहिनियों में बहने वाले रक्त को जमने से रोकने का काम कौन कर रहा है, हेपेरिन, यानी रक्त वाहिनी में रक्त को जमने से रोकने वाला पदार्थ क्या है, हेपेरिन। और हेपेरिन का निर्माण कौन करता है, हेपेरिन को बनाता है लीवर। तो लीवर या यकृत के द्वारा इस हेपेरिन का निर्माण किया जाता है। आगे मैं बात करूंगा, इधर बात यह है कि यदि हमें ब्लड की आवश्यकता है और ब्लड यदि हमारा कहाँ निकलना प्रारंभ हो गया, बॉडी से बाहर निकलना यदि प्रारंभ हो गया, यदि हमारे बॉडी के अंदर क्या हुआ, हमारी बॉडी के अंदर हमारा एक प्रोसेस होता है, यानी ये ब्लड तो हमारा नहीं जमता है हेपेरिन की वजह से, लेकिन यदि हमें ब्लड को बाहर यदि कलेक्ट करते हैं, बाहर यदि हमने इसको जमने से यदि इसको रोकना है, प्रिवेंट करना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए विभिन्न प्रकार के रसायनों का यूज किया जाता है। या हमारे शरीर से बाहर जब हम रक्त को कलेक्ट करते हैं, रक्त को कलेक्ट करते समय हम किन किन रसायनों के द्वारा उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, या किन किन रसायनों के उपयोग के द्वारा हम उस रक्त को सुरक्षित कर सकते हैं। तो मित्रों, यहाँ पर हमारे विभिन्न प्रकार के रसायन हैं। इन रसायनों के अंदर हमारा एक रसायन है, और उस रसायन का नाम क्या है, पहला है हेपेरिन, पहला है हेपेरिन। और याद रखना, हेपेरिन जो होता है ये हमारा कहलाता है प्रतिस्कंदक। प्रतिस्कंदक का मतलब होता है एंटीकोएगुलेंट। प्रतिस्कंदक का मतलब होता है एंटीकोएगुलेंट। एंटीकोएगुलेंट का मतलब ये हुआ कि वे पदार्थ या प्रतिस्कंदक वे पदार्थ होते हैं जो रक्त को जमने से रोकने वाले पदार्थ होते हैं, वे हमारे क्या कहलाते हैं, प्रतिस्कंदक के नाम से जाने जाते हैं। तो प्रतिस्कंदक क्या हुआ, रक्त को जमने से रोकने वाले पदार्थ, रक्त को जमने से रोकने वाले पदार्थ हमारे क्या कहलाते हैं, प्रतिस्कंदक कहलाते हैं, या हमारे एंटीकोएगुलेंट के नाम से इनको जाना जाता है। तो वे सभी पदार्थ जो हमारे रक्त वाहिनी के अंदर रक्त को जमने से रोकने का काम करते हैं, या वे पदार्थ जो हमारे रक्त को जमने से रोकने का काम करते हैं, ऐसे पदार्थ प्रतिस्कंदक या एंटीकोएगुलेंट के नाम से उनको जाना जाता है। अब एक और है हमारे इधर सीपीडी। सीपीडी है जो रक्त को जमने से रोकने का काम करता है। ये सीपीडी का मीन्स क्या हुआ, सीपीडी का मीन्स मित्रों क्या होता है, साइट्रेट फॉस्फेट डेक्स्ट्रोज। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ द सीपीडी। यानी सीपीडी का पूरा नाम क्या है, साइसिस से हो गया साइट्रेट,
पी से हो गया फॉस्फेट, डी का मतलब क्या होता है, डेस्ट्रोज होता है। यानी रक्त को जमने से रोकने वाला एक जो केमिकल हमारा यूज किया जाता है, पहला केमिकल हमारा हेपेरिन है, सेकंड इज सीपीडी, साइट्रेट फॉस्फेट एंड डेस्ट्रोज, थर्ड इज, तीसरा है हमारा एक आपने सुना होगा इसका नाम, ये रक्त को सुरक्षित करने वाले पदार्थ हैं जो हमारे उन रक्त की जो पाउच होते हैं, जिन पाउचों में इनको कलेक्ट किया जाता है, ब्लड को कलेक्ट किया जाता है, उन पाउचों के अंदर ये विभिन्न प्रकार के केमिकल मिले हुए रहते हैं जो हमारे रक्त को जमने से रोकने का काम करते हैं। यहाँ हमारा हम बात करेंगे ईडीटीए के बारे में। ईडीटीए का मीन्स होता है एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। याद रखिएगा ईडीटीए, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, ये हमारा एक प्रकार के सारे पदार्थ जो होते हैं प्रतिस्कंदक पदार्थ होते हैं और हमारे रक्त को सुरक्षित करने का काम करते हैं। एक और है हमारे इधर एसिड साइट्रेट डेस्ट्रोज, एक और है डेक्स्ट्रोज। ये सारे के सारे जो केमिकल होते हैं मैंने बताया था अभी, ये हमारे रक्त को सुरक्षित रखने वाले समस्त पदार्थ हमारे क्या कहलाते हैं, रक्त के यानी रक्त को प्रिजर्व करने वाले, रक्त को सुरक्षित रखने वाले पदार्थ हमारे क्या कहलाते हैं। ये सारे के सारे पदार्थ हमारे ये वे पदार्थ होते हैं, प्रतिस्कंदक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो हमारे ब्लड को जमने से रोकने का काम करते हैं, अर्थात रक्त को सुरक्षित रखने का काम करते हैं। पहला मैंने हेपेरिन बताया, ये एक प्रकार का प्रतिस्कंदक होता है या एंटीकोएगुलेंट के रूप में इसको जानते हैं। ये रक्त को जमने से रोकने वाला पदार्थ है। सीपीडी साइट्रेट फॉस्फेट एस्ट्रोज होता है, ईडीटीए एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड होता है और एसीडी का मतलब होता है एसिड साइट्रेट डेस्ट्रोज। इनका यूज हमारा किया जाता है। एक बात और, रक्त को जमने से रोकने वाले ये जो रक्त है, रक्त को हमारा रक्त बैंक के अंदर कहाँ रखा जाता है, रक्त को रक्त बैंक के अंदर या ब्लड बैंक के अंदर कितनी डिग्री पर सुरक्षित रखा जाता है। ब्लड जो होता है, रक्त को ब्लड बैंक में लगभग 4 डिग्री सेल्सियस पर सुरक्षित रखा जाता है और इसकी अवधि कितनी होती है, यानी हम इस ब्लड को लगभग जो हमारा ब्लड बैंक के अंदर जो ब्लड रखा हुआ है, ब्लड बैंक के अंदर जो ब्लड रखा हुआ है, उस रक्त को हम 35 दिन तक ये खराब नहीं होता है। 35 डेज इसकी मैक्सिमम क्या होती है, अवधि होती है, 35 दिन तक ये सुरक्षित रहता है। इसके बाद हमारे इसके अंदर क्लॉटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, अर्थात ये खराब हो जाता है। हम आगे बात करेंगे इधर, ये तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा आरबीसी या ब्लड से संबंधित विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन थे हमारे यहाँ पे। हम बात करेंगे आगे, यहां पर एक बात और, ब्लड जो है इसका सेकंड जो टाइप है वो सेकंड टाइप हमारा है डब्ल्यूबीसी। सेकंड जो टाइप है हमारा वो क्या है, वो है डब्ल्यूबीसी। मित्रों जरा ध्यान दें, डब्ल्यूबीसी जो है, ये डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम होता है व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स, या हम इसे बोलेंगे श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, ये हमारा कहलाता है डब्ल्यूबीसी जो होती है। डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम क्या है, डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम है श्वेत रक्त कणिकाएं या व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स। इसका एक नाम और है, ये हमारा ल्यूकोसाइट के नाम से इसको जाना जाता है, ल्यूकोसाइट। इसे हम ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानते हैं। क्या के नाम से मित्रों, इसे
ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है। इसे ल्यूकोसाइट के नाम से भी हमारा जाना जाता है। आगे हम बात करेंगे, अगला जो हमारा पॉइंट है इसके अंदर, ये जो WBC होती है RBC की अपेक्षा WBC कैसी पाई जाती है? कम पाई जाती है। यदि मैं RBC और WBC के रेशियो के बारे में बात करूं तो WBC या RBC और WBC का जो रेशियो होता है ये होता है 600:1। यानी यदि RBC 600 है, 600 RBC पर एक हमारी WBC क्या होती है? पाई जाती है। तो याद रखिएगा RBC और WBC का जो रेशियो होता है मित्रों, ये RBC और WBC का रेशियो 600:1 होता है। ल्यूकोसाइट के नाम से भी इसको जाना जाता है। बात यह है, क्या WBC के अंदर हमारा केंद्रक पाया जाता है क्या? देखिए RBC के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता, प्लेटलेट्स के अंदर भी केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन WBC जो होती है, WBC कैसी होती है? केंद्रक युक्त होती है। केंद्रक युक्त होती है। WBC कैसी होती है मित्रों? ये WBC हमारी केंद्रक युक्त एक क्या होती है? रचना होती है। तो याद रखिएगा ये हमारी क्या है? WBC एक प्रकार की हमारी क्या होती है? यह हमारी जो होती है केंद्रक युक्त हमारी क्या होती है? रचना होती है। आगे बात करेंगे, इधर हमारा जो WBC है, आप इसका स्क्रीनशॉट लें जब तक। यदि मैं बात करूं RBC और WBC का रेशियो, तो वो 600:1 हो गया। इसकी जो संख्या होती है वो संख्या होती है 6000 से लेकर के 8000 mm3। ये हमारी क्या होती है? इसका क्या होता है? प्रत्येक के अंदर या प्रत्येक व्यक्ति के अंदर की संख्या कितनी होती है? 6000 से लेकर के 8000 mm3 ऑफ ब्लड। अब यदि WBC की संख्या यदि बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, लाखों में यदि बढ़ना प्रारंभ हो जाती है, यदि हमारी WBC लाखों में बढ़ना प्रारंभ हो जाती है, WBC यदि लाखों में बढ़ना प्रारंभ हो जाती है, तो एक हमारा एक जो है रोग होता है जिसे हम ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं। ये ल्यूकेमिया हमारा ब्लड कैंसर के नाम से जाना जाता है। ब्लड कैंसर के अंदर कंडीशन क्या हो जाती है? ब्लड कैंसर के अंदर कंडीशन ये हो जाती है कि जो WBC होती है, व्हाइट ब्लड कॉर्पस जो होती हैं, ये लाखों में क्या हो जाती हैं? बढ़ना प्रारंभ हो जाती हैं। WBC जो होती है वो लाखों में क्या हो जाती है? बढ़ना प्रारंभ हो जाती है। और ये कंडीशन क्या कहलाती है? ये कंडीशन हमारी ब्लड कैंसर या ल्यूकेमिया के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये हमारा ल्यूकेमिया कंडीशन क्या है? ल्यूकेमिया के अंदर WBC हमारी लाखों में क्या हो जाती है? बढ़ना क्या हो जाती है? बहुत ज्यादा बढ़ना प्रारंभ हो जाती है, लाखों की संख्या में। और ये कंडीशन ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर के नाम से जानी जाती है। हम बात कर रहे थे यहाँ पे, इधर चार्ट में यहाँ पे बना रहा हूं, आपको ध्यान देना है प्रॉपर कि जो हमारा WBC है वो हमारा कितनी प्रकार की होती है? ये WBC हमारी 2 प्रकार की होती है। WBC के प्रकार मैं यहां पे लिख रहा हूं। एक हमारा जो प्रकार है, पहला प्रकार, यदि मैं यहां बात करूंगा इधर पहला प्रकार, तो यहां याद रखेंगे ग्रेनुलोसाइट। और ग्रेनुलो जो साइट होता है इसे कहते हैं कणिका में WBC। और इधर यदि मैं बात करता हूं सेकंड टाइप ऑफ द WBC, सेकंड जो टाइप है ये हमारा होता है ए कणिका में WBC। ए कणिका में WBC हमारी क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी ए ग्रेनुलोसाइट WBC। इसके भी मैंने आपको प्रकार बताए थे, आपको याद होंगे। पहला जो हमारा ये प्रकार है, इसके अंदर पहला प्रकार, इसके अंदर फर्स्ट हमारा जो प्रकार है, पहला जो प्रकार है, पहला है हमारा इसके अंदर लिम्फोसाइट। पहला हमारा जो प्रकार है इसके अंदर ये है लिम्फोसाइट, और एक हमारा है इसके अंदर मोनोसाइट। तो याद रखिएगा
लिम्फोसाइट और मोनोसाइट हमारे काय के प्रकार हैं, भी हमारे प्रकार होते हैं। ये हमारे एक कणका में डब्ल्यूबीसी के प्रकार होते हैं। और यदि हम बात करें इधर इस ग्रेनुलोसाइट के बारे में, तो ये ग्रेनुलोसाइट होता है कणका में जो हमारी डब्ल्यूबीसी होती है मित्रों, ये कणका में जो डब्ल्यूबीसी होती है इसके हमारे विभिन्न प्रकार के जो है हमारे टाइप्स होते हैं। पहला ये मैं टाइप लिख रहा हूं इधर, ये है हमारा इधर इओसिनोफिल, इओसिनोफिल, इओसिनोफिल। दूसरा जो प्रकार है, ये दूसरा प्रकार हमारा है इसका वेसोफिल, बेसोफिल्स। और एक हमारा जो तीसरा है ये है न्यूट्रोफिल्स। तो बताइए कितनी प्रकार हो गए हमारे, बताइए 2 प्रकार हो गए। एक हमारा कणका में डब्ल्यूबीसी हो गया और एक हमारा क्या हो गया, एक कणका में डब्ल्यूबीसी हो गया। तो यहां ध्यान दें, इधर ग्रेनुलोसाइट में मैंने बताया कणका में इसको डब्ल्यूबीसी के नाम से जानते हैं। कणका में डब्ल्यूबीसी बेडब्ल्यूबीसी होती है, बेडब्ल्यूबीसी जिनके कोशिका द्रव्य में, जिनके कोशिका द्रव्य में या जिनका कोशिका द्रव्य, जिनका कोशिका द्रव्य कण युक्त होता है या जिनके कोशिका द्रव्य में कण पाए जाते हैं, वो हमारा क्या कहलाएगा, ग्रेनुलोसाइट या कणका में डब्ल्यूबीसी कहलाएगी। और वह डब्ल्यूबीसी जिसके कोशिका द्रव्य में, जिसके कोशिका द्रव्य में क्या नहीं पाए जाते, कण नहीं पाए जाते, कण नहीं पाए जाते, वह हमारी क्या कहलाएगी, एक कणका में डब्ल्यूबीसी कहलाएगी। चलो हम यहां बात करते हैं। सबसे पहली जो हमारी डब्ल्यूबीसी है उसमें कणका में डब्ल्यूबीसी, और इसका पहला जो प्रकार है वो प्रकार है इओसिनोफिल्स। ये इओसिनोफिल्स है क्या वास्तव में, ये कुल डब्ल्यूबीसी का कितना परसेंट है, ये कुल डब्ल्यूबीसी का 2 से कितना परसेंट है, 3% है। और ये कैसी प्रकृति की होती है, ये भक्षकाणु प्रकृति की होती है। भक्षकाणु का मतलब होता है भक्षण करने वाली, और भक्षण करने वाली को क्या कहते हैं, फैगो कहते हैं, फैगोसाइटोसिस। तो ये हमारी भक्षकाणु प्रकृति की होती है, यानी बाहर से प्रवेश करने वाली विभिन्न प्रकार के जंस को क्या कर लेती है, नष्ट कर देती है, खा जाती है, नष्ट कर देती है। अतः ये भक्षकाणु प्रकृति की होती है। आगे हमारा है इसका जो केंद्रक है, इसका जो केंद्रक है वो हमारा 2 भागों में बटा हुआ रहता है। इस प्रकार से इसका जो केंद्रक है वो केंद्रक हमारा कितने भागों में बटा हुआ है, वो केंद्रक हमारा इसका 2 भागों में बटा हुआ है, 1 और ये 2। यानी इसका केंद्रक, इसका केंद्रक, केंद्रक 2 भागों में बटा रहता है, 2 भागों में बटा हुआ। तो याद रखें इओसिनोफिल जो होता है इसका हमारा जो केंद्रक होता है वो कितने भागों में डिवाइड रहता है, 2 भागों में क्या रहता है, डिवाइड रहता है। और एलर्जी के समय इसकी संख्या बढ़ जाती है। एलर्जी के समय इओसिनोफिल जो होता है ये कब बढ़ जाती है, एलर्जी के समय। बताइए कौन सी डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ती है, तो याद रखिएगा ये एलर्जी के समय इओसिनोफिल्स, इओसिनोफिल्स, इओसिनोफिल्स। याद रखने का तरीका क्या है, याद रखने का तरीका हमारा ये है कि इसमें आ रहा है ई आ रहा है और ई आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ई का मतलब हो गया एलर्जी। तो एलर्जी के समय हमारी वह डब्ल्यूबीसी जिसकी संख्या बढ़ती है वह डब्ल्यूबीसी हमारी होती है इओसिनोफिल डब्ल्यूबीसी होती है। इओसिनोफिल के अंदर भी ई आ रहा है और इधर भी हमारा एलर्जी जो है, एलर्जी के अंदर भी हमारा क्या आ रहा है, ई आ रहा है। तो याद रखिएगा एलर्जी के समय जिस डब्ल्यूबीसी की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, वह डब्ल्यूबीसी इओसिनोफिल डब्ल्यूबीसी होती है, जो कुल डब्ल्यूबीसी का लगभग कितना परसेंट होती है, 2 से 3% होती है। ये और क्या काम करती है बताइए, इसका एक काम और है, इसका एक काम और है, इन्फेक्शन, जो हमारी बॉडी के अंदर जो इन्फेक्शन होता है उन इन्फेक्शन को रोकने का काम करती है, रोकने में हेल्प, या इन्फेक्शन को रोकने का काम रोकती है। ये इन्फेक्शन को रोकने का जो काम होता है वो किसका होता है, वो इन्फेक्शन को रोकने का काम हमारा इओसिनोफिल्स का होता है।
तो ये मित्रों हमारे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं यहाँ पे। इधर क्वेश्चन हमारे बहुत अच्छे बनेंगे यहाँ पे, क्योंकि WBC और RBC और प्रीलिम्स के अंदर से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। तो यहाँ याद रखिएगा, यदि आपसे क्वेश्चन यदि पुटअप किया जा रहा है कि वास्तव में एलर्जी के वह WBC या WBC का वह प्रकार या WBC का वह प्रकार कौन सा है जिसकी संख्या एलर्जी के समय बढ़ जाती है, तो एलर्जी के समय जिससे हमारी WBC की संख्या बढ़ जाती है वह WBC इओसिनोफिल WBC होती है। या हमारा जो बॉडी में इन्फेक्शन होता है बॉडी के अंदर, इस बॉडी के अंदर होने वाले इन्फेक्शन को जो रोकने का काम करता है, बॉडी के अंदर होने वाले इन्फेक्शन को रोकने का काम कौन करता है, ये हमारी जो इओसिनोफिल WBC होती है। इओसिनोफिल WBC के द्वारा हमारी बॉडी के अंदर जो इन्फेक्शन होता है उसको प्रिवेंट किया जाता है, रोकने का काम किया जाता है। चलिए मित्रों आगे बात करते हैं। इधर अगला है बेसोफिल्स। बेसोफिल्स जो होता है, ये बेसोफिल्स सबसे कम होती हैं, सबसे कम पाई जाती हैं। बेसोफिल जो होती है वो कैसी पाई जाती है, सबसे कम पाई जाती है। और ये कुल WBC का कितना परसेंट, ये कुल WBC का कितना परसेंट है, ये 5 से लेकर के, ये कुल WBC का 5 से लेकर के 10% होती है। और बेसोफिल्स कैसी होती है, देखिए ये इओसिनोफिल जो होता है ये भक्षकाणु प्रकृति की होती है। और जरा इधर ध्यान दें, ये कैसी होती है, अभक्षकाणु। ये इसका काम क्या है, यानी ये अभक्षकाणु प्रकृति की होती है। इसकी जो प्रवृत्ति होती है वो अभक्षकाणु की तरह होती है, और ये भक्षकाणु होती है। ये भक्षण करने का काम इसका होता है, लेकिन इसका काम भक्षकाणु का नहीं होता। बेसोफिल जो होता है ये अभक्षकाणु होती है, ठीक है। और एक बात और, इसका केंद्रक जो होता है, इसका केंद्रक 3 भागों में बटा रहता है। इसका केंद्रक 3 भागों में बटा रहता है। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन जो हमारा अधिकतर एग्जाम में पूछा गया है, चिकन पॉक्स जो पॉक्स वायरस की वजह से होता है, चिकन पॉक्स के समय बताइए किसकी संख्या बढ़ती है। चिकन पॉक्स के समय हमारी बेसोफिल्स की क्या हो जाती है, संख्या बढ़ जाती है। और ये हमारी इस बीमारी को समाप्त करने में क्या करती है, हेल्प करती है। तो याद रखिएगा, चिकन पॉक्स बीमारी के समय या चिकन पॉक्स जो बीमारी होती है उस चिकन पॉक्स बीमारी के समय बताइए हमारी किस प्रकार की WBC बढ़ जाती है। तो याद रखिएगा, बेसोफिल जो हमारी WBC का प्रकार है, ये बेसोफिल हमारी WBC, ये चिकन पॉक्स जो होता है बीमारी होती है उस वायरस यानी इस चिकन पॉक्स के समय इसकी संख्या में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। और याद रखें, इस बेसोफिल जो होता है ये अभक्षकाणु प्रकृति की होती है, और इसमें जो होता है इसका केंद्रक हमारा कितने भागों में डिवाइड रहता है, 3 भागों में डिवाइड रहता है। आगे हम बात करेंगे सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली WBC कौन सी बताइए। सबसे ज्यादा मात्रा में लगभग 65% सर्वाधिक पाई जाती है। सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली WBC कौन सी बताइए। सर्वाधिक जो प्रतिशत पाया जाता है WBC का वो कौन सा है, ये हमारी WBC का कौन सा है, न्यूट्रोफिल्स होती है। न्यूट्रोफिल्स ये 65% मात्रा में पाई जाती है। और याद रखिए, इसका जो केंद्रक होता है, इसका केंद्रक लगभग 5 भागों में तक बटा हो सकता है। इसका केंद्रक 3 से लेकर के 5 भागों में बटा हुआ हो सकता है। और याद रखिए, एलर्जी जो होता है ये इसका केंद्रक कितने भागों में बटा हुआ रहता है, 3 से लेकर के 5 भागों में इसका केंद्रक बटा हुआ रहता है। और ये सारी की सारी जो हमारी न्यूट्रोफिल्स होती है ये हमारी केस का काम करती है, ये भी हमारी भक्षकाणु की तरह इसका भी क्या होता है, काम होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, क्योंकि ये सारे के सारे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे यहाँ से बनते हैं। और सारे के सारे मैंने इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है आपको यहाँ पे मैंने शो किए हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं मित्रों। इधर हमारा यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाता है। आगे हम बात करते हैं ये लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट WBC का हमारा ये कैसा प्रकार है, ये एक कणका में WBC के प्रकार हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। पहला है हमारा मित्रों लिम्फोसाइट। ये लिम्फोसाइट जो होता है
ये हमारा लगभग 20 से लेकर के कितना प्रतिशत होता है, लिम्फोसाइट लगभग ये 20 से लेकर के कितना प्रतिशत होता है, 25% मात्रा में होता है। और कैसी प्रकृति का होता है, इसकी प्रकृति भी होती है भक्षकाणु होती है। लिम्फोसाइट हमारा ये एकड़ का में डब्ल्यूबीसी के अंदर हमारा ये पहला प्रकार है लिम्फोसाइट, और ये कितना प्रतिशत मात्रा में होता है, 20-25% मात्रा में होता है। और ये कैसी प्रवृत्ति का है, ये भक्षकाणु प्रवृत्ति का होता है। और आगे हम बात करेंगे, ये जो हमारा इसकी संख्या कब बढ़ेगी, इसकी संख्या बढ़ती है वायरल जब इन्फेक्शन हो जाता है। वायरल इन्फेक्शन के समय जब हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन के समय लिम्फोसाइट की संख्या बढ़ती है या इनकी संख्या क्या हो जाती है, बढ़ती है। तो याद रखें, वायरल जो इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन के समय क्या होती है, इनकी संख्या क्या हो जाती है, बढ़ना प्रारंभ हो जाती है। किसकी, लिम्फोसाइट की। और ये क्या प्रोड्यूस करती है, ये एंटीबॉडी क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। ये एंटीबॉडी क्या करती है, एंटीबॉडी क्या करती है, ये लिम्फोसाइट जो होती है ये एंटीबॉडी बनाती है या एंटीबॉडी क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। प्रिय मित्रों, यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंटीबॉडी। और याद रखिएगा, मैंने अभी आपको बताया कि जब हमारी बॉडी के अंदर वायरल इन्फेक्शन हो जाता है तो वायरल इन्फेक्शन के समय हमारी जिसकी संख्या बढ़ती है, किसकी संख्या बढ़ती है, लिम्फोसाइट की संख्या में वृद्धि हो जाती है। और वो लिम्फोसाइट जब बढ़ेगी तो ये एंटीबॉडी बनाएगी और एंटीबॉडी क्या काम करेगी, इस वायरल के इन्फेक्शन को खत्म करने का क्या करती है, काम करती है। तो मैंने अभी आपको बताया कि वायरल जो इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन जब होता है तो वायरल के इन्फेक्शन के समय हमारी किस डब्ल्यूबीसी की संख्या में वृद्धि हो रही है, बताइए। लिम्फोसाइट जो होता है, ये वायरल जो इन्फेक्शन होता है बॉडी के अंदर इसकी जब होता है तो वायरल इन्फेक्शन के वक्त इसकी संख्या में वृद्धि हो जाती है और बहुत ज्यादा मात्रा में ये लिम्फोसाइट क्या बनाएगी, ये बहुत ज्यादा मात्रा में एंटीबॉडी क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। तो याद रखिएगा, एंटीबॉडी प्रोड्यूस कौन कर रहा है, बताइए, लिम्फोसाइट कर रहा है। कौन कर रहा है, ये लिम्फोसाइट हमारा एंटीबॉडी क्या कर रहा है, बताइए, प्रोड्यूस कर रहा है। बात यह है कि वास्तव में ये एंटीबॉडी है क्या चीज। यहां पर यदि आप लिखना चाहें तो एंटीबॉडी के बारे में आप लिख सकते हो कि ये एक प्रकार की जो हमारे शरीर में जो बीटा लिम्फोसाइट सेल होती हैं, बीटा जो लिम्फोसाइट हमारी बॉडी के अंदर बीटा लिम्फोसाइट कोशिका पाई जाती हैं। कौन सी कोशिका पाई जाती हैं, हमारी बॉडी के अंदर बी और टी दो प्रकार की लिम्फोसाइट होती हैं। लिम्फोसाइट के बारे में बात करें तो बीटा लिम्फोसाइट और एक हमारा कौन सा है, टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट ये हमारा क्या करेगा, बताइए, ये एंटीबॉडी के लिए जिम्मेदार होता है बनाने के लिए। यानी बीटा लिम्फोसाइट जो कोशिका होती है वो क्या निकालती है, बीटा लिम्फोसाइट जो कोशिका होती है ये एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन निकालती है, ग्लाइकोप्रोटीन। बीटा लिम्फोसाइट एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन पदार्थ क्या करती है, बाहर निकालती है और ये ग्लाइकोप्रोटीन पदार्थ हमारा क्या बनाता है, यह हमारा क्या होता है, एंटीबॉडी होता है। तो याद रखिएगा, बीटा लिम्फोसाइट जो कोशिका है वो क्या निकालती है, वो ग्लाइकोप्रोटीन निकालती है और ये हमारा क्या कहलाता है, एंटीबॉडी के नाम से इसको जाना जाता है। मैंने अभी आपको बताया कि लिम्फोसाइट जो होता है ये ए कणिका में डब्ल्यूबीसी का ही हमारा क्या है, प्रकार है। और ये हमारा कितने प्रकार का होता है, ये हमारा मैंने बताया ये लिम्फोसाइट दो प्रकार का है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट हमारा एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और याद रखिए टी लिम्फोसाइट जो होता है, मैंने इसको नाम क्यों दिया टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट इसलिए नाम दिया गया क्योंकि इस लिम्फोसाइट का परिपक्वन, इस लिम्फोसाइट का परिपक्वन काय के अंदर होता है, थाइमस ग्रंथि के अंदर होता है मित्रों। थाइमस के अंदर होने की वजह से इसको मैंने टी नाम दिया, टी से थाइमस, अतः इसका नाम क्या रखा गया, टी लिम्फोसाइट रखा गया। और वायरल का जब इन्फेक्शन होता है तो कौन सी डब्ल्यूबीसी बढ़ती है, लिम्फोसाइट। बात करता हूं मैं मोनोसाइट के बारे में, है क्या मोनोसाइट। मोनोसाइट हमारा एक डब्ल्यूबीसी का मित्रों क्या है, प्रकार है। ये हमारा एक प्रकार का क्या है, ये हमारा डब्ल्यूबीसी का प्रकार है और ये टोटल कितना होती है,
5%। इसे हम सबसे बड़ी जो WBC मानी जाती है वो कौन सी होती है? मोनोसाइट। यदि हमारा यहां से क्वेश्चन आता है तो इंपॉर्टेंट लगा लेना इस पे आप इधर कि यदि सबसे बड़ी WBC के बारे में यदि आपसे बात की जा रही है कि सबसे बड़ी WBC कौन सी है, तो सबसे बड़ी जो WBC है मित्रों वो हमारी मोनोसाइट होती है। मोनोसाइट एक सबसे बड़ी क्या मानी जाती है? WBC मानी जाती है। और याद रखना टीबी रोग में इसकी संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जब व्यक्ति के अंदर टीबी रोग या जब क्षय रोग होता है, क्षय रोग या तपेदिक रोग या टीबी रोग जब होता है तो हमारी किस WBC की संख्या बढ़ जाती है? मोनोसाइट की संख्या में क्या हो जाती है मित्रों? वृद्धि हो जाती है। यानी टीबी जो रोग है या क्षय जो रोग है इसके समय किसकी संख्या बढ़ती है? मोनोसाइट की संख्या में वृद्धि हो जाती है। और ये टोटल कितना पाई जाती है? 5%। यदि आकार के बारे में बात की जा रही है कि आकार कैसा होता है, तो याद रखना घोड़े की जो नाल होती है, घोड़े की नाल के आकार की या घोड़े की नाल की आकृति की हमारी क्या पाई जाती है? मोनोसाइट पाई जाती है। मोनोसाइट का आकार होता है घोड़े की नाल जो होती है, घोड़े की नाल जो होती है उसके समान इसकी आकृति होती है। और यानी केंद्रक जो होता है इसका घोड़े की नाल के आकार का होता है। और सबसे बड़ी बात ये भक्षकाणु होती है, भक्षकाणु प्रकृति की होती है, ये भक्षकाणु होती है। तो मित्रों ये तो हमारा क्या हो गया? WBC हो गया। और याद रखिएगा WBC के बारे में मैं दोबारा से बता रहा हूं। इधर WBC को मैंने अभी बताया कि WBC के दो प्रकार हैं, एक कणका में WBC है और एक अकणका में WBC है। कणका में WBC वह WBC होती है जिसका कोशिका द्रव्य कण युक्त होता है या जिसके कोशिका द्रव्य में कण पाए जाते हैं, वह WBC हमारी कहलाती है कणका में WBC। और एक वह WBC जिसके कोशिका द्रव्य के अंदर कण नहीं पाए जाते, वह हमारी अकणका में WBC के नाम से जानी जाती है। बात यह है मित्रों कि ये हमारी 3 प्रकार की होती है। पहला है इओसिनोफिल, सेकंड इज बेसोफिल एंड थर्ड इज न्यूट्रोफिल्स। पहला मैंने बताया ये जो न्यूट्रोफिल जो हमारा इओसिनोफिल है इसका केंद्रक लगभग 2 से यानी ये हमारा 2 से 3% मात्रा में होती है, भक्षकाणु होती है। केंद्रक हमारा 2 भागों में क्या रहता है? बटा हुआ होता है। और हमारी बॉडी में जब इन्फेक्शन होता है तो इन्फेक्शन को प्रिवेंट या रोकने का जो काम किया जा रहा है वो कौन कर रहा है बताइए? ये हमारा इओसिनोफिल का काम होता है। ठीक है, अगला हमारा बेसोफिल है। ये सबसे कम पाई जाने वाली WBC है। कुल WBC का कितना परसेंट? 5 से लेकर के 10% होता है। ठीक है, केंद्र के 3 भागों में डिवाइड रहता है। और चिकन पॉक्स जब होता है, चिकन पॉक्स के समय बेसोफिल की संख्या में वृद्धि होती है। अगला है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल्स जो होता है ये सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, 65% मात्रा में होती है। और याद रखिएगा इधर केंद्र के इसका 5 भागों में लगभग 3 से लेकर के 5 भागों में डिवाइड रहता है, भक्षकाणु होती है। लिम्फोसाइट ये 20 से लेकर के 25% मात्रा में होती है। और लिम्फोसाइट जो होती है ये क्या निकालती है? ये बीटा लिम्फोसाइट जो होती है, यानी 2 प्रकार हैं इसके लिम्फोसाइट के, बी लिम्फोसाइट और एक टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट एक ग्लाइकोप्रोटीन पदार्थ क्या निकालती है? वह निकालती है जो एंटीबॉडी होता है। और एंटीबॉडी जो होते हैं ये प्रोड्यूस यानी एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करने का काम कौन कर रही है? बीटा लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट को मैंने क्या बोला है? इसको परिपक्वन यानी इसका काय के अंदर हो रहा है? थाइमस के अंदर, अतः इसको टी लिम्फोसाइट के नाम से जाना जाता है। यदि बॉडी के अंदर वायरल का इन्फेक्शन होता है, देखिए वायरल में हमारा ला आ रहा है, इधर एल आ रहा है और ला से क्या हो गया? लिम्फोसाइट। तो याद रखिएगा वायरल इन्फेक्शन जब बॉडी के अंदर होता है तो किसकी संख्या में वृद्धि होती है? लिम्फोसाइट की संख्या में वृद्धि होगी। और जब हमारी बॉडी में वायरल का अटैक होगा या वायरस का अटैक होगा तो लिम्फोसाइट बढ़ेगी। और लिम्फोसाइट बढ़ेगी तो ये क्या निकालेगी? एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी का काम होता है जो बाहर से हमारा जर्म्स हमारे अंदर प्रवेश कर रहे हैं उनको नष्ट करने का काम करेगी। ओके, इधर आ जाइए। भक्षकाणु प्रवर्तिका होता है मोनोसाइट, 5% मात्रा होती है। सबसे बड़ी WBC यदि क्वेश्चन आ जाए कि वास्तव में सबसे बड़ी WBC कौन सी है, तो मोनोसाइट। टीबी रोग या क्षय रोग के समय इसकी संख्या बढ़ती है और आकार हमारा घोड़े के नाल के आकार का होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलें आगे की तरफ। आगे हम बात करते हैं, हमारा लास्ट टॉपिक है प्लेटलेट्स। हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा है आपके प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जिसे हम विमाणु भी कहते हैं।
प्लेटलेट्स या बिम्बाणु, इसे हम थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जानते हैं। प्लेटलेट्स ध्यान दीजिएगा, ये कोशिकाओं के एक छोटे छोटे क्या माने जाते हैं मित्रों, खंड माने जाते हैं। यह जो हमारी मेगा कैरियोसाइट्स जो हमारी सेल होती हैं, ये मेगा कैरियोसाइट्स हमारी कोशिकाओं से क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। ये कोशिकाओं के छोटे खंड माने जाते हैं, कोशिकाओं के छोटे छोटे खंड हैं, अर्थात ये मेगा कैरियोसाइट से उत्पन्न होते हैं, कोशिकाओं से उत्पन्न होते हैं। ये मेगा कैरियोसाइट कोशिकाओं से क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं, अर्थात इनका निर्माण भी काय के अंदर होता है, बोन मैरो के अंदर। निर्माण काय के अंदर होता है, निर्माण हमारा काय के अंदर होता है इनका, बोन मैरो के अंदर या लाल अस्थि मज्जा के अंदर। इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इनका निर्माण भी कहां पे होता है मित्रों, अस्थि मज्जा के अंदर होता है। ये जो नाम दिया गया, ये नाम दिया गया था प्लेटलेट्स, जो नाम दिया गया प्लेटलेट्स, नाम ये दिया गया था बीजाजारो, यानी ये नाम दिया गया था, बीजाजीरो ने दिया था। ये नाम देने वाले वैज्ञानिक कौन है, प्लेटलेट्स को नाम देने यानी प्लेटलेट्स नाम दिया गया था, एक वैज्ञानिक थे हमारे बीजाजीरो, इनके द्वारा ये नाम दिया गया था, प्लेटलेट्स नाम दिया गया। और याद रखना, इसे बिम्बाणु या इसे थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जाना जाता है, थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। इसे क्या बोला जाता है, इसे हमारा बिम्बाणु या थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी इसको जाना जाता है। और याद रखिए, इनकी संख्या 1.5 से लेकर के लगभग 3.5 लाख के आसपास किसकी संख्या पाई जाती है, प्लेटलेट्स की जो है हमारी नंबर जो पाया जाता है वो 1.5 से लेकर के 3.5 लाख के आसपास हमारा इसका नंबर पाया जाता है। अब मालूम कैसे चलेगा प्लेटलेट्स का, बताइए। इसके लिए एक टेस्ट होता है CBC, इसे कहते हैं कंप्लीट ब्लड काउंटिंग। CBC का मीन्स होता है कंप्लीट ब्लड काउंटिंग, यानी कंप्लीट ब्लड काउंटिंग जो है हमारा ये CBC होता है। CBC के द्वारा ही हम काय का पता चलाते हैं, CBC के द्वारा ही हमारा ये मालूम चलता है, किसका होता है, ये प्लेटलेट्स का क्या चलता है, मालूम चलता है। जीवन काल कितने दिन का होता है इसका जीवन काल 10 दिन का होता है। इसका जीवन काल कितने दिन का होता है मित्रों, 10 डेज, यानी 10 दिन का जीवन काल माना गया है। किसका बताइए, प्लेटलेट्स का जो जीवन काल माना गया है ये हमारा क्या माना गया है, 10 दिन माना गया है। और याद रखिए, इसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता, तो ये केंद्रक विहीन होती है। प्लेटलेट्स कैसी होती हैं, केंद्रक विहीन होती हैं। और इनका जीवन काल कितने दिन का होता है, 10 दिन का होता है। यहां पर यदि इनको अविरंजित किया जाए, जैसे हम यदि इन्हें स्टेन किया जाए, स्टेन का मतलब होता है अविरंजित किया जाए। यदि इन्हें अविरंजित किया जाए तो ये कैसे नजर आते हैं, तो ये बैंगनी रंग की नजर आती हैं। तो ये कैसी नजर आती हैं, ये बैंगनी रंग की क्या आती हैं, नजर आती हैं। यदि हम प्लेटलेट्स को यदि स्टेन करें, यदि इसको अविरंजित किया जाए, तो अविरंजित किए जाने पर ये हमारी बैंगनी रंग की जो होती हैं क्या आती हैं, नजर आती हैं। ठीक है, ये गोलाकार होती हैं और द्वितल होती हैं। प्लेटलेट्स गोलाकार एवं कैसी होती हैं, द्वितल, यानी प्लेटलेट जो होती है वो गोलाकार होती है और कैसी होती है, द्वितल होती है। काम क्या है इसका, कार्य क्या है इसका, कार्य होता है इसका रक्त का थक्का बनाना। रक्त का क्या बनाना, रक्त का थक्का बनाने में क्या करती है, हेल्प करती है।
तो रक्त का थक्का बनाने में हेल्प करती है कौन बताइए? ये हमारी जो प्लेटलेट्स होती हैं ये रक्त का थक्का बनाने में क्या करती हैं? ये हेल्प करती हैं। एक हमारा नॉन मेमेलियन होता है कशेरुकी फ्रॉग जो होता है, नॉन मेमेलियन फ्रॉग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा यहां से बन रहा है इधर। एक हमारा नॉन मेमेलियन होता है, नॉन मेमेलियन अकशेरुकी अकशेरुकी यानी एक नॉन मेमेलियन कहते हैं इसको अपन, नॉन मेमेलियन है। अकशेरुकी हमारा एक क्या है? फ्रॉग है, मेढक। अकशेरुकी होता है नॉन मेमेलियन होता है हमारा एक फ्रॉग होता है जिसका यानी जिसमें क्या होता है? केंद्रक पाया जाता है, जिसकी प्लेटलेट्स के अंदर क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। इसकी डब्ल्यूबीसी को हम एक नाम देते हैं थ्रोम्बोसाइट। इसकी डब्ल्यूबीसी को मैंने क्या नाम दिया? थ्रोम्बोसाइट। याद रखिएगा जो नॉन कशेरुकी हमारा जो नॉन मेमेलियन होता है जीव है फ्रॉग, इसकी जो डब्ल्यूबीसी होती है ये डब्ल्यूबीसी हमारी थ्रोम्बोसाइट के नाम से इसको जाना जाता है, क्योंकि इसकी डब्ल्यूबीसी जो होती है इस डब्ल्यूबीसी के अंदर क्या पाया जाता है? इस डब्ल्यूबीसी के अंदर अंडाकार आकृति का केंद्रक पाया जाता है। इसकी डब्ल्यूबीसी के अंदर एक अंडाकार आकृति का क्या पाया जाता है? अंडाकार। इसकी प्लेटलेट्स के अंदर इसकी प्लेटलेट्स जो होती है उसको मैंने क्या नाम दिया? थ्रोम्बोसाइट नाम दिया। अर्थात ये अंडाकार आकृति का केंद्रक मिलेगा इसके अंदर। कैसे आकृति का केंद्रक पाया जाता है? अंडाकार आकृति का केंद्रक जो होता है इसके अंदर क्या होता है? उपस्थित होता है। जबकि मैंने यहां एक पॉइंट लिखा हुआ है कि वास्तव में जो प्लेटलेट्स होती है उसके अंदर कोई केंद्रक नहीं पाया जाता। और याद रखिएगा, और हमारी जो प्लेटलेट्स होती हैं वो कैसे होती हैं? द्वितल होती हैं, ये बाई कॉन्वेक्स होती हैं। हमारी क्या होती है? जो हमारी प्लेटलेट्स होती हैं वो बाई कॉन्वेक्स होती हैं, द्वितल होती हैं। लेकिन याद रखिएगा मेढक की जो हमारी डब्ल्यूबीसी होती है उसको मैंने क्या नाम दिया है? थ्रोम्बोसाइट नाम दिया। स्पेशली वर्ड है, आपको यह याद रखिएगा। फ्रॉग जो है स्पेशल हमारा एक यहाँ पे प्राणी है, यानी इसकी जो हमारी प्लेटलेट्स होती है उसको मैंने क्या नाम दिया? थ्रोम्बोसाइट नाम दिया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है जो कि अंडाकार आकृति का होता है, लेकिन हमारी प्लेटलेट्स के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। तो ये आपको ये यहाँ वर्ड याद रखना है। फ्रॉग हमारा एक नॉन मेमेलियन क्या है? एक हमारा जीव है, अकशेरुकी जीव है। हमारी जो है प्लेटलेट्स है इसके अंदर तो हमारा केंद्रक को नहीं पाया जाता, लेकिन फ्रॉग जो होता है इसकी हमारी जो प्लेटलेट्स होती है उसके अंदर केंद्रक पाया जाता है और उसको मैंने क्या नाम दिया? थ्रोम्बोसाइट। और कैसी आकृति का होता है मित्रों? अंडाकार आकृति का होता है। तो ये आपको यहाँ पे वर्ण आपको याद रखिएगा। ये हमारा यहाँ पे इधर ब्लड हमारा क्या होता है मित्रों? कंप्लीट होता है। इसके अलावा हम आगे चलते हैं, इधर यहाँ कुछ हमारे टर्म्स हैं जो आपको याद रखने हैं और हमेशा यहाँ से हमारे क्वेश्चन आते हैं। इन टर्म्स को मैं एक बार 2 मिनट के लिए रिवाइज करवाऊंगा आपके लिए। अभी आप इधर ध्यान दीजिएगा, यहाँ कुछ दिवस के बारे में मैं अभी बात कर रहा था। ये दिवस है जैसे एक क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम है, क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम है, क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम ये स्टार्ट किया गया था 1962 में। क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम कब स्टार्ट किया गया? ये स्टार्ट किया गया था 1962 में। एक सार्वजनिक टीकाकरण अभियान, सार्वजनिक टीकाकरण अभियान ये 1985 में स्टार्ट किया गया। एक और है हमारा यहाँ पे पल्स पोलियो अभियान, ये 1995 में प्रारंभ किया गया। पल्स पोलियो अभियान 1995 में स्टार्ट किया गया था पल्स पोलियो अभियान। ठीक है, आगे बात करेंगे इधर। ये जो हमारा टीबी दिवस है ये कब मनाया जाता है? ये परिवार कल्याण कार्यक्रम है, परिवार कल्याण कार्यक्रम। ये 1996 को ये प्रारंभ किया गया। एक हमारा है इसके अंदर राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम
ये हमारा प्रारंभ किया गया था 1999 में, 1999 में प्रारंभ किया गया। ये सारे क्वेश्चन हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं यहाँ पे। इधर एक दिवस हमारा एड्स दिवस ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को मनाया जाता है, 1 दिसंबर को हमारा ये मनाया जाता है। आगे हम बात करेंगे यहाँ पे इधर पल्स पोलियो अभियान में, या हमारा एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, जो खसरा होता है या विटामिन ए की जो खुराक है, विटामिन ए की जो खुराक है, खुराक में खसरा की बचाव हेतु, या विटामिन ए की जो खुराक है वो खसरा के बचाव हेतु या खसरा से बचाव हेतु पिलाई जाती है, बचाव हेतु पिलाई जाती है। याद रखिएगा ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे, मैं प्रत्येक टॉपिक के बाद में आपको ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं ऐसे ही मैं डेली आपको अपडेट किया करूंगा। आप इनको नोट करते हुए चलें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे ये। मैंने बताया अभी ये विटामिन ए की जो खुराक है, ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है सीटेट के अंदर कि खसरा रोग से बचाव के लिए किस विटामिन की खुराक पिलाई जाती है। तो याद रखिएगा खसरा रोग से बचाव के लिए विटामिन ए की खुराक दी जाती है बच्चों के लिए। चलिए हम आगे मिलते हैं कल आपसे, कल हम फिर आपसे मुलाकात करते हैं इसी समय नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपसे जय हिंद, जय भारत। ओके।